हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वजह से 26 साल की उम्र में कौन मरा था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको 2019 के यानी सेट सी के आईएससी एग्जाम में पूछ चुका है आपको। चलिए तो यहाँ पे कौन मरा था 26 साल की उम्र में, जॉन कीट्स, जॉन डॉन या केकी एन दारूवाला या टीएस एलियट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जॉन कीट्स ये 26 साल की उम्र में टीबी की बीमारी से मर गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। हु हैज़ कंपोज द पोएम आउट टू ऑटम, यानी जो हमारा पोएम है आउट टू ऑटम उसको किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने या वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने या शेल्ली ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जॉन कीट्स ने लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग कमेंट में अपना करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए ऑल टू ऑटम इज़ रिटन इन, यानी जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है, अक्टूबर 1819, सितंबर 1819 या नवंबर 1819 या दिसंबर 1819। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सितंबर 1819 में ऑल टू ऑटम लिखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा। आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा होगा। ऑल टू ऑटम इज़, ये क्या है ऑल टू ऑटम जो है, एपिक या एन एलिजी या एन ऑड या ए बैलेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है, एक ऑड है। मैंने आपको ऑड का मीनिंग बता दिया क्या होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, आंसर दीजिए फटाफट। इन ऑल टू ऑटम किड्स डील्स विद डैश इन डिटेल, यानी जो आउट टू ऑटम पोएम है इसमें यानी डील्स करता है, यानी बताता है, पूरे डिटेल से बताता है। तो किस चीज़ के बारे में, यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में या विंटर सीजन के बारे में या समर सीजन के बारे में या ऑटम सीजन के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑटम सीजन के बारे में वो डिटेल में पूरा बताता है क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, आउट टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो आउट टू ऑटम पोएम है ये कितने स्टेंजा, यानी इसमें कितना स्टेंजा है, कितने स्टेंजा का बना हुआ है, 4 स्टेंजा या 3 स्टेंजाज या 5 स्टेंजाज या 6 स्टेंजाज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कितने स्टेंजा का बना हुआ है, 3, यानी 3 स्टेंजा है इस पोएम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, आंसर दीजिए। द थीम ऑफ ऑटम इज़, यानी जो थीम ऑफ ऑटम है, यानी जो ऑटम जो पोएम है उसका विषय क्या है, यानी क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है वो, स्कार्सिटी या एबंडेंस या फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुलफिलमेंट और मैच्योरिटी को इस पोएम में दिखाया गया जो कि ऑटम सीजन के थ्रू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, और आप लोग अपना करेक्ट आंसर दीजिए। कीट्स वॉज डैश पोएट, तो कैसा पोएट था वो, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैसा पोएट था, एक रोमांटिक पोएट था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, हु कॉल्ड आउट टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ऑड्स, यानी ये बात किसने कहा कि जो आउट टू ऑटम यानी जो ऑड्स है ये सारे जितने भी सारे ऑड्स हैं ये सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑड्स है। ये बात किसने कही थी, ड्राइडेन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या आर्थर कॉम्पटन रिकेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्थर कॉम्पटन रिकेट ने ये बात कही थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, ईच स्टेंजा ऑफ आउट टू ऑटम कंसिस्ट, यानी जो प्रत्येक स्टेंजा ऑफ यानी आउट टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टेंजा है वो कितने लाइंस का है, 11, 12, 13 या 14। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रत्येक स्टेंजा 11 लाइंस का लिखा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में,
हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ऑटू ऑटम, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर या समर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑटम सीजन जो है इस सीजन को पर्सनिफाइड किया गया है। तो हम लोग पर्सनिफाइड किसे बोलते हैं, यानी किसी को इंसान के रूप में उसको बताना, यानी इस पोएम में ऑटम सीजन को एक इंसान के रूप में लिया गया है, फिर उसके बारे में बताया गया है इंसान के रूप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, जॉन कीट्स हैज़ रिटन द पोएम, यानी उसने कौन सा पोएम लिखा है, एन एपिटाफ, आउट टू ऑटम या द सोल्जर या फायरहाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आउट टू ऑटम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, नो विंड, फ्रूटफुलनेस या फ्रूटफुलनेस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑटम कैसा सीजन है, यानी मेलो का मतलब क्या होता है, मधुर, फ्रूटफुलनेस यानी इस सीजन में क्या होता है, यानी पेड़ों में हमेशा फल भरा पड़ा रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। आंसर दीजिए 14 का आप लोग। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन, यानी जो ऑटम सीजन स्टार्ट होता है कौन से मौसम के जाने के बाद स्टार्ट होता है, विंटर, स्प्रिंग, रेनी या समर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गर्मी का मौसम खत्म होते ही यानी ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन है जो नेचर का बहुत ही ग्रेट लवर है, जॉन कीट्स, जॉन डॉन या W.H. ऑडेन या वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी हमारा पोएट जो है जॉन कीट्स एक बहुत ही ग्रेट लवर है नेचर का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, किसमें यानी न्यू लीव्स और फ्रूट्स आना शुरू हो जाता है, स्प्रिंग, ऑटम, समर या विंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑटम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, स्नैक, द सोल्जर या आउट टू ऑटम या एन एपिटाफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हमारा पोएम आउट टू ऑटम से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2018 के यानी सेट ए के आईए यानी आपको आर्ट्स में पूछा जा चुका है, और 2019 का यानी LSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन या जॉन कीट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ या पॉवर्टी या ड्रीम्स, या यहाँ पे आपका ऑप्शन डी लंदन, यानी जो वॉल्टर डेलामेयर है इस पोएम में हमको अवेयर करता है किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन में आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है या डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है इस चीज़ के बारे में हमको एक अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वॉल्टर डेलामेयर वॉज बोर्न इन द ईयर, तो कौन से ईयर को पैदा हुए थे वॉल्टर डेलामेयर, 1853, 1867, 1873 या 1889। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1873 को वॉल्टर डेलामेयर पैदा हुए थे। और जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2019 के ISC के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और LSC के एग्जाम में भी पूछ चुका है, तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। एन एपिटाफ डील्स विद ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बेबी या नन ऑफ दीज, यानी जो एपिटाफ पोएम है इस पोएम में किसके यानी जो ब्यूटीफुल किसके बारे में जिक्र किया गया है, लड़की है, लेडी है, बेबी है या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं बी, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में इस पोएम में लिखा है उन्होंने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। द लेडी मैंशनड इन द पोएम एंड एपिटाफ बिलोंग टू, यानी जो एपिटाफ पोएम है उसमें जो एक लेडी का जिक्र किया गया है वो कहाँ से यानी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, द नॉर्थ या द ईस्ट कंट्री
या द वेस्ट कंट्री या द साउथ कंट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, यानी पश्चिमी देश से बिलोंग करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका 5 का, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। द पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटाफ इज, यानी जो एपिटाफ पोएम है उसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर, सिमिली या पर्सनिफिकेशन या एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एम्बिग्यूटी ये जो है पोएटिक डिवाइस इसका यूज़ किया गया है। तो एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, इसका मीनिंग होता है अनिश्चितता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? द टर्म करम्बल यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटाफ मीन्स, यानी जो टर्म है करम्बल ये एपिटाफ पोएम में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? डाई, लीव, सफ़र या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होता है मीनिंग? डाई। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ मीन्स टू, यानी द जो टोन ऑफ द पोएम है एपिटाफ में उसका मीनिंग यानी मीन्स टू हैप्पी या मीन्स टू मेलनकोली या मीन्स टू रोमांटिक या मीन्स टू नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, यानी मेलनको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, यानी जो एन एपिटाफ पोएम है उसको किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? वॉल्टर डेलामियर, रूपर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस या डब्ल्यू.एच. ऑडेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वॉल्टर डेलामियर। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? वॉल्टर डेलामियर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, जो वॉल्टर डेलामियर है हमारे पोएट वो कौन सी सेंचुरी से, कौन सी शताब्दी से बिलोंग करते हैं? 19th, 20th या 18th या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 20 यानी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? वॉल्टर डेलामियर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इन, यानी जो वॉल्टर डेलामियर है उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट एक जो प्राइज़ है वो रिसीव किया था, उसको मिला था, यानी उसको किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था। तो वो कितने ईस्वी में दिया था? 1951, 1952, 1953 या 1954। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1953 यानी 1953 को मिला था उसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन 11 में? वॉल्टर डेलामियर वॉज ए पोएट, ए नॉवेलिस्ट या ए शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका 11 का? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एक क्या थे वो? एक पोएट भी थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? वॉल्टर डेलामियर शोज फर्स्ट इंटरेस्ट इन डैश थीम्स, ऑल थीम्स, मेडिवल थीम्स या लव थीम्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑल थीम्स। यानी जो हमको वॉल्टर डेलामियर दिखाता है वो क्या दिखाता है? यानी पुरानी विषयों में नई रुचि दिखाता है, यानी ऑल थीम्स दिखाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में? वॉल्टर डेलामियर वो हैज़ रिटन द पोएम, उसने कौन सा पोएम लिखा है? द सोल्जर या फायरहाइम या स्नैक या एन एपिटाफ। तो आपको बताइए कौन सा पोएम लिखा है? एन एपिटाफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? वॉल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज़ नाउ डेड, यानी जो वॉल्टर डेलामियर है वो जानती है, वो किसको जानती है? एक गर्ल्स को, लेडी को या बॉय को जो यानी मरी हुई है, मर चुकी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाए, यानी लेडी को जानती है जो अब मर चुकी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर। तो यहाँ पे लव हर होगा, फॉरगेट हर होगा, रिमेंबर हर या हेट हर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। यानी इस बोलना है इस लाइन में, यानी पोएट फील करता है, महसूस करता है क्या? जो आफ्टर ही डेथ यानी उसके मरने के बाद नो बडी यानी कोई भी उसको याद नहीं करेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रिमेंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में?
द पोएट थिंक्स दैट डैश इज़ नॉट एवर लास्टिंग, यानी पोएट क्या सोचता है, जो ब्यूटी एवर लास्टिंग नहीं, यानी ब्यूटी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, या क्रुएल्टी या लव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्यूटी क्या है, एवर लास्टिंग नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, द लेडी हु इज़ डाइड लाइज इन द, यानी जो लेडी है जो मर चुकी है, लाइज इन द यानी कहाँ पे वो है, गार्डन में, ग्रेव में, या फील्ड में, या हाउस में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वो ग्रेव में पड़ी हुई है, ग्रेव में लेटी है। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, यानी कब्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी इज़ टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन से पोएम से, फायरहाइम, स्नेक, एन एपिटाफ, या द सोल्जर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी एन एपिटाफ से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज़ रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स, जॉन डॉन, या रूपर्ट ब्रूक, या वॉल्टर डेलामियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वॉल्टर डेलामियर के द्वारा लिखा गया है। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कौन सी पोएम से लिया गया है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आउट टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फायरहाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी, ये जो लाइन है ये द सोल्जर से लिया गया है। और आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, जी हाँ जो रूपर्ट ब्रूक है प्रेजेज यानी तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है, किसका, इंग्लैंड का, जर्मनी का, रसिया का, या अमेरिका का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसकी तारीफ़ करता है, वो इंग्लैंड की तारीफ़ करता है इस पोएम में, जो कि आपको ये 2020 में ISC के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, द सोल्जर इज़, यहाँ पे बताने हैं द सोल्जर जो पोएम है वो क्या है, एन ऑड, या ए सनेट, या एन एपिक, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या है वो, एक सनेट है। तो आप सबको बताइए सनेट किसको बोलते हैं, यानी जो पोएम 14 लाइन की होती है जिसमें 14 लाइन होती है उसको हम लोग सनेट बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, द सोल्जर इज़ डैश पोएम, ये कैसा पोएम है, सिंबॉलिक, या ए लिरिकल पोएम, या ए पैट्रियोटिक, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए पैट्रियोटिक पोएम है, यानी एक देशभक्तिपूर्ण पोएम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या पूछ रहा है, और कमेंट में आंसर बताइए फटाफट आप लोग। द सोल्जर डील्स विद फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड, या इंग्लैंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इंग्लैंड इस पोएम में, यानी जो डील्स करता है किसका, यानी इंग्लैंड के बारे में बताया गया इस पोएम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर, जी हाँ ये जो पोएम है द सोल्जर, इसमें एक वर्ड यानी कंसील्ड यूज़ किया गया है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है, हिडन, या डिसअपियर्ड, या एब्सेंट, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिडन के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे कंसील का मीनिंग क्या होता है, गुप्त होता है, जो कि हिडन के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड्स हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू वर्शिप, या टू लव, या टू ऑफर, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टू लव, यानी इस पोएम के अनुसार इंग्लैंड जो है वो अपने नेटिव्स को देता है, यानी फ्लावर्स देता है, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए, यानी टू लव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, ये जो द सोल्जर पोएम है उसको किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, रूपर्ट ब्रूक, T.S. एलियट, या D.H. लॉरेंस, या W.H. ऑडेन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी T.S. एलियट ने लिखा है, जो कि आपका 2019 में ISC के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, कमेंट में आंसर बताइए। रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन, तो कब पैदा हुए थे हमारे पोएट, 1886, 1887, या 1888, या 1889। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
बी, जी हाँ, 1887 ईस्वी को हमारे पोएट पैदा हुए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, तो कब मरे थे रूपर्ट ब्रूक? 1913, 1914, 1915 या 1916? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1915 ईस्वी को मर गए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए, तो रूपर्ट ब्रूक है वो याद किया जाता है किसके रूप में? फ्रेंच पोएट या जॉर्जियन पोएट या रियलिस्टिक पोएट या वॉर पोएट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा, उसको वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है रूपर्ट ब्रूक को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जो रूपर्ट ब्रूक है वो इंस्पायर हुए से किससे? यानी पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मीनिंग क्या होता है? यानी देशभक्ति से जो वो इंस्पायर हुए थे, वो यानी वर्ल्ड वार के कौन से फेज में हुए थे? अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेट फेज या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अर्ली फेज में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ पे 13 में पूछ रहा है रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम, तो एक कौन सा पोएम लिखा है रूपर्ट ब्रूक? स्नेक, एन एपिटाफ, द सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी द सोल्जर लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे हम लोग। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में द सोल्जर इज़ ए डैश पोएम, तो कैसा पोएम है? म्यूचुअल पोएम या वॉर पोएम या लव पोएम या हैप्पी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉर पोएम है, यानी इस पोएम में वॉर का पूरा चित्रण किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे मेरे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज, यहाँ पे क्या होगा? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या इंडिया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंग्लैंड, यानी इस पोएम में इंग्लैंड तारीफ और इसमें यानी उसका चित्रण किया गया है, यानी बोथ स्टेंजा, यानी इस पोएम में जो दो स्टेंजा है उस दोनों स्टेंजा में इंग्लैंड का प्रेज किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन इंग्लैंड, यानी इस पोएम में क्या बोला जा रहा है? जब प्लेस वेयर यानी वो जगह है जहाँ पे सैनिकों को दफनाया जाता है उसको यानी इंग्लैंड का पार्ट माना जाना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, ये इंग्लैंड हो जाएगा, यानी डी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, तो यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द पोएम है सोल्जर द सोल्जर का, वो क्या है? एक डॉक्टर है, एक सोल्जर है, या टीचर है, या ट्रेडर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या है? वो सोल्जर है, एक सैनिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, तो कौन सा पोएम है जो पैट्रियोटिक पोएम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरहाइम, द सोल्जर या एन एपिटाफ? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द सोल्जर। ये कैसा पोएम है? ये देशभक्ति पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर, यहाँ पे गाइज का मीनिंग मैं बता दूँ आपको, यानी क्या होता है? भेष होता है। तो जो रूपर्ट ब्रूक है यानी बोलता है वो इस पोएम में, तो किसके रूप में, किसके भेष में बोलता है? इंग्लिश सोल्जर के भेष में, या अमेरिकन सोल्जर, या फ्रेंच सोल्जर, या यूरोपियन सोल्जर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं इंग्लिश सोल्जर के रूप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में द पोएम डैश इज ए सनेट, तो कौन सा पोएम है जो सनेट है? फायरहाइम, द सोल्जर, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या स्नेक? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द सोल्जर। ये क्या है? एक सनेट है। हम लोग सनेट किसको बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। 21 में पूछा जा रहा है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, यानी जो स्पीकर है इस पोएम का वो नहीं डरता है किससे? डेथ यानी मृत्यु से, या लाइफ से, या लायन से, या नन ऑफ दिस? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डेथ से यानी मृत्यु से नहीं डरता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में द डस्ट स्टैंड फॉर द, यानी जो वर्ड
डस्ट है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लीडर, टीचर, फार्मर या सोल्जर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सोल्जर के रूप में, सोल्जर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ, यानी द सोल्जर पोएम है, इस पोएम में जो पोएट है यानी दुख का चित्रण कर रहा है। तो कौन से दुख का चित्रण कर रहा है, वॉर यानी वॉर के समय का, या नेचर का, या रिलेशन का, या लव का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में हो जाएगा, यानी जो वॉर के समय में जो दुख होता है उसी दुख का चित्रण किया गया है इस पोएम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में ए सनेट इज़ ए पोएम ऑफ डैश लाइन। तो मैंने आपको बता दिया था कितने लाइन की पोएम होता है, जिसको हम लोग सनेट बोलते हैं, 16, 14, 18 या 20। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 14 लाइन, 14 लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, यानी ये पिछले साल यानी आपके जो प्रीवियस ईयर्स हैं उस एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो आपको पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको हर हाल में देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज़ टेकन फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया, एन एपिटाफ या फायरहाइम या द सोल्जर या स्नैक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं द स्नैक से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज़ रिटन बाई। तो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स, वॉल्टर डिलामियर या वॉल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है ये लाइन। तो हम लोगों ने इतने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारा कवर कर लिया है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से क्लियर कर सकते हैं और वहां पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।